अब ये देखो, इलेक्ट्रिकल अफेक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट्स भी बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है कि जो जैसे आप हमने देखा कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें पोलैरिटी हो सकता है। पोलैरिटी जब होता है तो इस हम अगर एक जगह प्लस चार्ज है, एक जगह माइनस चार्ज है, तो यानी कह सकते हो यहाँ पे इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो रहा है। तो एक तो ये चार्जेस सेपरेशन होते हैं, तो अब मान लो कि ये ए बी कोई बॉन्ड है पर यहाँ पे कोई चीज और एक चेन जुड़ी हुई है, तो जो यहाँ पोलैरिटी डेवलप हुई उसका क्या कोई इफेक्ट इस चेन पे पड़ेगा? जो चार्जेस डेवलप हुए, चार्ज सेपरेशन हुए, उसका इफेक्ट क्या इस चेन पे पड़ेगा? तो किस तरीके से पड़ेगा? एक तो ये चीज। फिर मान लो हम जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव कर सकते हैं? एक तो इसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा था कि एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जरूरत पड़े तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली एक एटम से दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, एंड दे क्रिएट अ प्लेस जहां पे कोई चीज आके अटैक कर सके। तो ये चीज। फिर तो मतलब ये जो चार्जेस सेपरेशन के कारण पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट, ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ उसके कारण जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसके कारण जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इन सब जो ये मूवमेंट्स हैं इनको हम बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। तो एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट भी बोलते हैं, ये 2 तरीके का होता है, अभी डिटेल करेंगे, प्लस आई एंड माइनस आई। सेकेंड, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। फिर ये भी 2 तरीके का होता है, प्लस आर माइनस आर, प्लस आर को प्लस एम भी कई का बोल देते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ई इफेक्ट, ये भी 2 तरीके होता है, प्लस ई माइनस ई। फिर ये पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट, ये। एंड फिर एक होता है एरोमेटिसिटी, aromaticity is a special case of a special kind of resonance
leads to aromaticity. स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, अब उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो सब देखेंगे हम। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर होते हैं तो दे आर क्वाइट स्टेबल। तो ये आपका 4 अफेक्ट है, इंडक्टिव अफेक्ट, आई अफेक्ट, रेजोनेंस अफेक्ट या मीजोमेरिक अफेक्ट प्लस आर या प्लस एम माइनस आर या माइनस एम, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। अब जैसे सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई है कि ये कार्बन की चेन है और यहां पे कोई एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये सिंगल एटम भी हो सकता है और खुद ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। सपोज एक इस यहां पे हमने जी से पे कोई चीज की है, अब ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब ये जो ग्रुप है जी, इसका इस चेन पे जो इफेक्ट है ये यूजुअली 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। जैसे अगर ये वाला ग्रुप इस अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या सपोज पहले ये ग्रुप अगर इस चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करे, खींचे, जैसे इसने इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, मतलब यहां डेल्टा माइनस बन गया तो यहां पे डेल्टा प्लस डेवलप हो जाएगा। फिर ये डेल्टा प्लस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा कि प्लस डेवलप हो गया है, तो यहां पे भी डेल्टा डेवलप होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू पहले से कम होगी, डिमिनिश होता जाएगा। फिर ये वाला खींचेगा पर इतना नहीं खींचेगा जितना ही खींचेगा, तो यहां पे जैसे जब हम ये नंबर ऑफ डेल्टा जब बढ़ा देते हैं इसका मतलब होता है वैल्यू और छोटी हो रही है, स्मॉलर हो रही है। तो अगर ये ऐसा नेचर दिखा रहा है कि इस ग्रुप ने इस चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, सबसे पास वाला जो कार्बन था उस पर माइनस डेवलप किया, उस पर प्लस डेवलप किया, अपनी तरफ खींचा तो यहां पे माइनस डेवलप हुआ, फिर यहां पे और छोटा प्लस डेवलप हुआ और छोटा डेवलप हुआ। तो ये जो ये ग्रुप क्या कर रहा है, दिस ग्रुप इज एक्चुअली विड्रॉइंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। और इस ग्रुप को बोलेंगे कि जी इज हैविंग माइनस आई, जो विड्रॉल नेचर होता है माइनस आई अफेक्ट, जी इज हैविंग माइनस आई अफेक्ट, माइनस इंडक्टिव अफेक्ट। विड्रॉल मतलब माइनस आई, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, पुश करे, ये पुलिंग है, दिस इज पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये जो है किन ग्रुप्स का ऐसा नेचर हो सकता है, जैसे एक तो हेलोजन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हेलोजन्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इनका नेचर ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना।
जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनफैक्ट हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो इनका जो माइनस आई इफेक्ट है उसका नेचर भी इस ऑर्डर में ही होता है। फ्लोरीन इज हैविंग मोर माइनस आई देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, सभी के लिए है माइनस आई। तो ऐसा अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई चीज है, Cl है, तो दिस Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो इस पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस डेल्टा डेल्टा, प्लस डेल्टा 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 छोटा होता जाएगा। जो ये आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट के बारे में कुछ बातें होती है कि जो आई इफेक्ट होता है ये क्या है, पुलिंग और पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये कोई मूवमेंट नहीं है, कंप्लीट मूवमेंट नहीं है। बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स अपने उसी रीजन में थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा सा इधर आ गए। इट्स नॉट अ कंप्लीट मूवमेंट, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। पहली बात, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि इस इफेक्ट को ऑपरेट होने के लिए कोई रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी हम जब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो इट ओनली ऑपरेट्स व्हेन रिएजेंट अप्रोचेस द सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे मूव करेंगे। लेकिन ये परमानेंटली मॉलिक्यूल के अंदर है, चाहे वेदर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका जो इन्फ्लुएंस होना है मॉलिक्यूल पे वो अकेले मॉलिक्यूल पे भी है, ये कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ये कंपाउंड के अंदर इंटरनल इफेक्ट ही है किसी ग्रुप का। फिर ये एक परमानेंट इफेक्ट है बट वीक इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जैसे आई इफेक्ट जो है it is a pushing oblique pulling of sigma bond electrons, operates through sigma bond, it's weak but permanent, वीक है लेकिन अफेक्ट परमानेंट है। तो ऐसे हेलोजेंस जो हैं उनका माइनस आई अफेक्ट है। फिर जैसे NO2 है, कुछ और ग्रुप्स की बात करें, NO2 है, ये ग्रुप है, ये सिंगल एटम ग्रुप ऑफ एटम है। तो नॉर्मली क्या होगा, ये किसी चेन से जुड़ा हुआ है, तो NO2 में क्या है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। तो ये बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक आपका एक वैसे भी NO2 में यहाँ पे एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। तो ये जो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है चार बॉन्ड के कारण, ये काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। इट्स नेचर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो इसका इफेक्ट इस चेन पे क्या पड़ेगा, माइनस आई या प्लस आई, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो गया, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस, इस तरह से। अच्छा, ये जो इफेक्ट है वीक होने के कारण जिस जगह से ऑपरेट कर रहा है उससे 3 कार्बन के बियॉन्ड प्रैक्टिकली इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब यूजुअली बियॉन्ड 3rd कार्बन प्रॉपर्टीज के लिए यह इफेक्ट ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जैसे अगर ये यहां हुआ तो इसके बाद और कहां हुआ तो और 4 लगा के कर दो, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना कम हो जाएगा कि इसके कारण प्रॉपर्टीज और पे फर्क इतना नहीं पड़ेगा।
तो एक तो ये है वीक अफेक्ट है, परमानेंट डिस्टेंस डिपेंड, इसलिए बोलते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट। जिस जगह से लग रहा है उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसका अफेक्ट डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कह सकते हो आई अफेक्ट किसी ग्रुप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस सेंटर से आई इफेक्ट कम होता जाएगा। फिर जैसे NO2 का माइनस आई है, CN, मतलब CN यहां से जुड़ा हुआ, इसका क्या इफेक्ट होगा भाई, N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C पे उसके पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल जो ग्रुप है इधर एक पॉजिटिव पोलैरिटी है, इट विल अगेन विड्रॉ। ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट है। फिर COOH ग्रुप, यहां पे भी देखो O इज मोर इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो इस पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट। अगर यहां कोई चेंज जुड़ी है CHO माइनस आई, COOR एस्टर माइनस आई, अकेला OH ग्रुप हो, ये क्या होगा, ये भी माइनस आई है क्योंकि O इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी माइनस आई है, OR या O और यहां पे एराइल ग्रुप, ये भी माइनस आई है। हाँ, लेकिन अगर केवल O माइनस हो जाए, केवल O माइनस हो जाए, तब क्या हुआ, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको, उनके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट है। अकेला वो न्यूट्रल था तो क्या था, माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N अकेला है, NH2 भी माइनस आई, NH2 हो, ये माइनस आई इफेक्ट है। N और यहां दो चीज जुड़ी हुई हो, कोई R' जुड़ा हो, ये माइनस आई, क्योंकि N इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग जैसे जो sp3 कार्बन होता है, जैसे जैसे s कैरेक्टर ऑर्बिटल का बढ़ता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो s कैरेक्टर बढ़ने वाला क्या होता है कि वो न्यूक्लियस होकर क्लोजर होता है, तो ज्यादा s कैरेक्टर होने से वो ग्रुप या वो एटम विड्रॉइंग नेचर हो जाता है, मतलब हायर द s कैरेक्टर मोर विड्रॉइंग नेचर। तो जैसे अगर आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, दे हैव माइनस आई इफेक्ट, वाइल sp3 जो होते हैं CH3, CH3, CH2, उनके प्लस है। तो जैसे यहाँ पे फिनाइल रिंग में तो काफी डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका भी वीक माइनस आई इफेक्ट ही होता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और माइनस आई वाले। हाँ, जनरली क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, प्लस इसमें क्या होता है कि अभी हम जब पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसमें बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्लस एम इफेक्ट होता है, रिलीजिंग इफेक्ट होता है फिनाइल का, तो यानी एक विड्रॉ कर रहा है, एक रिलीज कर रहा है, तो ओवरऑल वैसे भी उसका खींचने का टेंडेंसी कम हो जाता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली तो अगर जैसे रेजोनेंस इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों लग रहे हैं
और वो अपोज करने वाले हैं, तो नॉर्मली केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट ओवर पावर्स इंडक्टिव, बिकॉज इट्स अ वीक इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इफेक्ट. तो ये हुआ NO2, ये सब चीजें हो गई. देन प्लस आई इफेक्ट के लिए सोचे तो क्या होगा, एक जैसे CH3 सोचो, हम CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं. इस ग्रुप को सोचो, एल्काइल ग्रुप. तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी कैसी है, कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. यानी इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस सोचो, फिर यहां से भी आएगा, तो यानी अल्टीमेटली, और ये 3 डेल्टा माइनस हो जाएगा. तो यानी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है. तो अगर ये किसी चेन से जुड़ेगा यहां पे, कार्बन की चेन से, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, क्योंकि इस पे माइनस है. तो यानी बगल वाले कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा, तो उससे पास वाले में डेल्टा डेल्टा माइनस आएगा, एंड सो ऑन. तो इसका इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट. अगर आपके पास ग्रुप ऐसा हो जाए, मान लो ये ग्रुप हो गया और आप इसके इथाइल के इफेक्ट को देख लो, तो इथाइल क्या हो जाएगा, और ज्यादा प्लस आई हो जाएगा, बिकॉज ये तो हो ही रहा था प्लस, इसका प्लस आई भी लग रहा है. तो मिथाइल हैज लेसर प्लस आई इफेक्ट का अगर ऑर्डर देखा जाए, देन इथाइल, देन प्रोपाइल, देन आइसोप्रोपाइल. क्योंकि आइसोप्रोपाइल में क्या होगा, क्लोजर डिस्टेंस से लग रही चीजें, ठीक है ना भाई. यहां पे तो क्या था, CH3 सेट हुआ, यहां क्या हुआ, C पे 2 CH3 बगल में लग गए, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचा पाएंगे. टर्शरी ब्यूटाइल और ज्यादा होगा, क्योंकि तो ये इनका इंपॉर्टेंट प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है. तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया. फिर एक है हाइड्रोजन, जो होता है ना, हाइड्रोजन कह सकते हैं एक रेफरेंस है. हाइड्रोजन का ना प्लस आई है ना माइनस है, ना खींचता है ना रिलीज करता है. पर ड्यूटेरियम का प्लस आई इज हायर देन हाइड्रोजन, एंड ट्रीटियम इज इवन हायर. प्लस आई इफेक्ट अगर कोई पूछे इनके, तो H लेस देन D लेस देन D, ट्रीटियम. तो ये आपके SH ग्रुप का क्या होगा, माइनस आई या प्लस आई. S भी H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट. हाँ, लेकिन अगर S माइनस हो जाए तो उसका प्लस आई हो जाएगा. तो जैसे क्वेश्चन, अच्छा अब इसका हल्का सा, जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम बात करते थे, ऑल्दो द आंसर विल नॉट बी कंप्लीट राइट नाउ, लेकिन अगर हम इन कार्बोकैटायंस को सोचें, एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अगर किसी स्पीसीज पे ज्यादा चार्ज है, अब वो ज्यादा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादा चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. इन बोथ केसेस द स्पीसीज विल हैव हायर
पोटेंशियल एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। तो नॉर्मल केसेस में यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि चार्ज ना हो। देखो ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूट्रली होते हैं। चार्ज ना हो या चार्ज हो तो जितना कम हो, तो डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज है पर अब उसमें कोई चीज आप अटैच कर रहे हो और उनके इफेक्ट को देख रहे हो, तो जो भी चीज उसके चार्ज को डिस्पर्स करेगी, ज्यादा रीजन में फैलाएगी, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। या मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कोई चीज उसे नेगेटिव चार्ज देके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। और कोई चार्ज को एनहेंस करेगा तो और नुकसान करेगा। तो देखो हम लोगों ने ये बात पढ़ी, उस समय एक स्टेटमेंट दिया, ये आपके 4 कार्बोकेटायन है, तो इनकी ये वाला तो मिथाइल कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, हमने इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी मोर देन मिथाइल कार्बोकेटायन। तो देखो यहां पे जो कार्बोकेटायंस हैं, इनकी इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो एनीथिंग which disperses this positive charge is going to stabilize it। तो देखो CH3 एक रेफरेंस हो गया, H ना प्लस आई है ना माइनस आई है, इसको एक रेफरेंस ले लिया। पर जब ये H हटके CH3 जुड़ा, तो उस CH जैसे ये वाला, तो क्या वो इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो इसका जो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा, हाउ इट विल हेल्प, ये कैसे हेल्प करेगा, पॉजिटिव चार्ज था इस पे, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, पर जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव को क्या मिलेगा, कुछ नेगेटिव मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो स्टेबलाइज होगा। एक और CH3 बगल में आ जाए ये वाला, तो यहां से और ज्यादा मिलेगा, और ये आ जाए तो तीनों से ही मिलेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज मोर एंड मोर डिस्पर्स होता जाएगा। हेंस आप ये कह सकते हो एज फार एज इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसर्न, ये कम स्टेबल है, ये उससे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे, दिस ऑर्डर इज दिस ऑर्डर एज पर इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स। फाइनली भी ऑर्डर यही रह जाता है, ऑल्दो इसकी स्टेबिलिटी में आई इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, बट अ मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये ऑल्दो यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि अकेले से भी आंसर वही आ गया जो आना था, लेकिन कभी कभार जब अपोजिंग डायरेक्शन में चीजें एक्ट होंगी तो यूजुअली, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट, और एरोमेटिसिटी इज इवन स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी इज स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा ये बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। क्योंकि डी का प्लस आई ज्यादा है देन एच, और टी इवन डी से भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई, क्योंकि प्लस चार्ज को डिस्पर्स करने, प्लस चार्ज को प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहां पे मोर स्टेबल देन ये हो गया आंसर।
एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बार एक दो क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़ते हैं। यूज इसका जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा वो जब हम एक संग सब इफेक्ट पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब वो मिक्स्ड क्वेश्चंस में ही फायदा ज्यादा मिलेगा। पर एक क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का है वो कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि मतलब थ्रू आउट ऑर्गेनिक ये बात रहेगी कि जो CH बॉन्ड है, जैसे CH है बॉन्ड, CD बॉन्ड है, CT बॉन्ड है, ये तो HD और T आपस में आइसोटोप्स हैं। आगे सिचुएशन ऐसा भी आएगा, CCl बॉन्ड है, CCl35, CCl37, Cl के आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप किसी एलिमेंट को उसके हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस करोगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। CH is a weaker bond than CD, CD is weaker than CT. CCl35 is weaker than CCl37. तो अगर सेम एलिमेंट को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। हैवियर आइसोटोप मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। अब एक क्वेश्चन देखो पहले, which bond is more polar in the, अच्छा ये तो हम लोग कर चुके हैं यार, क्वेश्चन तो कर चुके, लास्ट क्लास में ही किया था। ये करो, इन विच CC bond of the inductive effect is expected to be the least. आपके पास ये चीज है, इंडक्टिव Br का इंडक्टिव कैसा है, माइनस या प्लस, माइनस, तो ये विड्रॉ करेगा डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, डेल्टा डेल्टा प्लस। तो सबसे कम किस कार्बन पे पहुंच रहा है, थर्ड कार्बन पे। हैज लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। और बॉन्ड में देखा जाए तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा जाए तो 2 और 3 बोल दो, कार्बन हाइड्रोजन बोला जाए तो कार्बन ये 3NH बोल दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा तो ये वाला हो गया, और कार्बन कार्बन पूछे तो ये वाला हो 3N लिस्ट। ठीक है ना, इन्होंने कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा है तो 2 and 3 बोलो, कार्बन हाइड्रोजन पूछते तो ये वाला बोलते। तो ये तो हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। एक मतलब डेफिनेशंस हो गई, मतलब बातें क्या हो गई, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो भी ऑपरेट होगा। फिर 2 तरीके के होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पुशिंग और पुलिंग है, परमानेंट इफेक्ट है, वीक है बट परमानेंट है। तो ये बातें,
और कुछ ग्रुप भी देख लिया, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। बाकी तो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये इसका यूज एप्लीकेशन सब देखेंगे। अब आता है रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, मतलब उससे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, वही चीज है। रेजोनेंस क्या फिनोमेना होता है? रेजोनेंस भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेनन है कि जब एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सके, कीपिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स सेम एंड सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा उनके बीच का और रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलेगी। फर्क कहां पे आएगा? पाई बॉन्ड्स में आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। चार्जेस पे फर्क, ओवरऑल चार्ज सब में सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मल चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। तो इनको रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर इमेजनरी स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि अगर किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो ज्यादा स्टेबल वाला ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, कम वाला कम के लिए नहीं, कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर तो एक ही है, सबका हाइब्रिड। हाँ, लेकिन ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप आइसोलेट नहीं कर, यू कैन नॉट आइसोलेट द रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर imaginary structure, and we are taking help of them to explain few of the experimental observation. जैसे पहले तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेंस एनर्जी करके भी टर्म होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जैसे अगर वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें हम, मान लो एक कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक की एनर्जी है, एनर्जी अब कौन ज्यादा स्टेबल कम, वो हम बात करेंगे अभी। दूसरा ये है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज्यादा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो इनकी अगर हमें ये ग्राफ दिए, डायग्राम दिया हो तो डायग्राम से ही पता चलता है, और ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो तो पता चलता है कि 1 इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर, देन 3। अच्छा, अब लेकिन होता क्या है, जो इनका एक मिला जुला जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो इन तीनों से ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहां है, तो उसके अंदर सबसे कम होगी। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कौन सा एनर्जी? दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये वाला क्या हुआ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। कभी कोई ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ये बात समझ में आई ना? मान लो ऐसा सिचुएशन है, तीन स्ट्रक्चर मान लो किसी के। अच्छा, मान लो आपने कोई कभी का हम कुछ आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर बना दें। पहली बात तो कुछ तो मतलब जो लुईस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करने वाले रूल होते हैं, जो तो वो तो होने ही चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आप कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन बना दो, विच इज नॉट अलाउड, या सेकंड पे नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन बना दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जो या हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए उसकी वैलेंस शेल में, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो रूल्स
लुईस स्ट्रक्चर, बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर के लिए होने चाहिए, वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट उसके बाद कभी क्या हो सकता है कि उसमें भी उस डोमेन में भी आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत कम स्टेबल है। होते जैसे मान लो एक यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर इतना ऊपर है, तो इट विल कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली नथिंग टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो कई बार हम उन स्ट्रक्चर्स को बनाते तक नहीं है। नॉर्मली हम वो स्ट्रक्चर को काउंट करते हैं जो कि आसपास एनर्जी की हो, और कभी कभार तो एनर्जी बहुत इक्विवेलेंट एनर्जी का भी मिलते हैं। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेम, बट दे आर इक्वल। जैसे मान लो COO माइनस है, ये स्ट्रक्चर है। मान लो फॉर्मेट आयन है HCOO माइनस। रेजिड्यू स्ट्रक्चर्स को इस डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन टर्म इज रेजिड्यू स्ट्रक्चर, बट फिर भी बुक्स और में, एग्जाम में ये दो टर्म भी मिल जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा इसने क्या किया है, किसी को माइनस मिले। और इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कहां से आती है? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यहां से आती है, केमिस्ट हैव टेक्निक्स टू मेजर द बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अवेलेबल है, एक्सरे टेक्निक और कुछ कुछ चीजें हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और कुछ कुछ मेथड होते हैं जो कि हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते, बट दे आर अवेलेबल टू केमिस्ट, जिससे वो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ मेजर कर पाते हैं। अगर मान लो एक बार कोई मान भी ले कि भाई ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई एक लकी ऑक्सीजन है जिसको डबल बॉन्ड मिल गया और दूसरे को सिंगल मिल गया, उसके बाद बात खत्म हो गई, फिर बदलेगा नहीं। पर अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए, जो CO बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला है उसकी बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए और CO माइनस की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अब मेजर करते हैं HCOO माइनस को, तो वी फाइंड कि जो CO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ दोनों CO की सेम है। एंड दूसरी कि उनकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से छोटी है और डबल बॉन्ड से बड़ी है। यानी बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड से कम हो रहा है। बॉन्ड लेंथ इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, हमने पढ़ा ये बात। तो यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर सिंगल बॉन्ड से छोटा मिल रहा है, मतलब दोनों ही, पहली बात तो दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम मिल रही है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि दोनों एक जैसा नेचर के हो जा रहे हैं। दूसरा, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर मिल रही है, डबल बॉन्ड से लॉन्गर मिल रही है, यानी बॉन्ड ऑर्डर समवेयर बिटवीन 1 and 2 है। तो रेजोनेंस इस बात को एक्सप्लेन कर पाता है वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, लेकिन हम एक कह सकते हो कि एक रीजनिंग दे पाते हैं उस कारण से कि ऐसे इसलिए हो रहा होगा। जैसे अब अगर ये वाला स्ट्रक्चर मान ले तो क्या हो गया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा। ऐसे बोल सकते हो दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड है, ना परफेक्टली डबल बॉन्ड है ना परफेक्टली सिंगल बॉन्ड है, पर दो स्ट्रक्चर बने तो दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनकी स्टेबिलिटी एक जैसी होगी, एनर्जी एक जैसी होगी, बट ओवरऑल दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बट दे आर इक्विवेलेंट। एंड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स क्वाइट अ स्टेबिलिटी टू ओवरऑल मॉलिक्यूल और स्पीसीज। तो यहां पे इसके दो स्ट्रक्चर ही है, कुछ ऐसा है, या एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, कोई ऐसा बना दे O-C+, तो इसमें क्या होगा, तीसरा स्ट्रक्चर है। तो इसमें मान लो कि ये 1, मैं ये अभी इससे मैच नहीं कर रहा, मान लो इसको मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, A और B बराबर स्टेबिलिटी होंगे पर ज्यादा होंगे देन C, क्योंकि C में एक तो बॉन्ड भी कम है। जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं
अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक बात और भी है कि एक तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स नहीं बदलनी चाहिए, आपको एटम बदलना अलाउ नहीं है। आपको जैसे दो अगर डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन एटम बदल जाए, एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर, कई का ऐसा आता है सिचुएशन कि स्टिल उसके लुईस स्ट्रक्चर के बारे में भी इतना श्योरिटी नहीं होती है। जैसे N2O3 इज वन ऑफ द एग्जांपल। N2O3 का जो स्ट्रक्चर होता है एक ये स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट किया गया, पर एक स्ट्रक्चर N2O3 का ये भी प्रपोज किया गया। मतलब जब एक्सपेरिमेंट बहुत चीजें हम चेक किए तो स्टिल इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में मतलब अभी भी डाउट है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई लिखा ऐसा तो है नहीं कि हमको माइक्रोस्कोप और से या कोई चीज से देख रहे हैं तो लिखा हुआ मिल रहा है N और O और N, क्लाउड है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर के अपने फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसफेवरेबल आर्ग्यूमेंट, बट दे आर नॉट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, दे बोथ आर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, बट दे आर नॉट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां तो रिलेटिव पोजीशन ही बदल गई है ना। हाँ, लेकिन जैसे इसका एक ये स्ट्रक्चर है, कोई ये स्ट्रक्चर बना है, ऑल्दो एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया है, तो कभी अगर किसी एक स्ट्रक्चर पे ही पिन पॉइंट करना हो N2O3 को तो वी शुड टेक दिस। लेकिन जेडी ली में ये और ये दोनों स्ट्रक्चर दिए हुए। IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था 18 या 19 में, जिसमें आया था कि कितने मॉलिक्यूल में, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स दिए थे, हाउ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो अब अगर इसको काउंट करो, अगर ये स्ट्रक्चर मान के चलो तो ये भी उसमें काउंट हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर मान के चलो तो काउंट नहीं होगा। तो IIT वालों ने दोनों ही आंसर के अकॉर्डिंगली सही किया था। बस उसमें एक में 6 था, एक में आंसर 7 था। इसको नहीं लिया तो 6 है, ये वाला लिया तो 6 है, ये लिया तो टोटल 7 आ रहे थे। तो उस तरह से उन्होंने दोनों को एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर भी अगर जेई मेन और में अगर एक किसी एक को पिन पॉइंट करने को आ जाए तो ये वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में N2O3 का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक अलग रेफरेंस है, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉन्ड ही टूट जाए, सिंगल बॉन्ड टूट जाए, पाई बॉन्ड सिंगल कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, या कोई सिंगल में डबल बॉन्ड आ सकता है, पर आप ये नहीं कर सकते कि एक दूसरा ऐसा बना दिया, ओ जोड़ दिया, ऐसे कुछ कर दिया कि एक जगह से आपने बॉन्ड ही हटा दिया। ऐसा आएगा सिचुएशन, बट दैट सिचुएशन विल बी नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ही होगा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन वहां पे किसी दो एटम के बीच में नो बॉन्ड सिचुएशन आ जाएगी, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं या लोन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये वाली बात भी ध्यान रखो। अच्छा, प्लस बॉन्ड ऑफ, अगर एक स्पीसीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। क्या मतलब? मान लो कि एक मॉलिक्यूल आपके पास है, उसमें कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो सकता है। एक लोन पेयर भी अभी एक ही ऑर्बिटल में, तो क्या होगा? अपोजिट स्पिन पेयर्ड है। पर वही एक लोन पेयर, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल में विथ सेम स्पिन, तो 1 पेयर्ड है। तो अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। जैसे मान लो
कि कोई एक स्पीसीज में एक अनपेक्ट्रॉन है, सपोज ए एटम पे, तो अगला उसका जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें एक ना ज्यादा ना कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहां पे ए पे अनपेयर्ड है, दूसरे वाले में बी पे अनपेयर्ड है, दैट इज अलाउड, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड मस्ट बी सेम। अगर दो अनपेयर्ड है किसी एक स्ट्रक्चर में तो सभी में दो अनपेयर्ड होने पड़ेंगे। एटम बदल सकता है लेकिन अनपेयर्ड के नंबर नहीं हो सकते। सब पेयर्ड है तो हर में सब पेयर्ड होने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि एक में वो बॉन्डेड हो, एक में लोन पेयर हो, चलेगा, पर क्योंकि बात सही है कि जब हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट √n+2, तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्ट्रक्चर एक ही है, तो उसका म्यू तो सबके हिसाब से सेम आना चाहिए। तो इसलिए नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीसीज। तो ये तो कुछ बातें हैं जो कि आपको दे मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर, मतलब बनाने के चक्कर में ये ना कर दें कि किसी वो बेसिक बातें ही गड़बड़ कर दें कि H के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया, कार्बन के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया। कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 8 है, किसी में हो सकता है कम हो जाए, वो अलाउड है, क्योंकि कम तो हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल तो बन सकता है, पर कार्बन को 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकते ना। फॉस्फोरस को 10 दे सकते हैं, फॉस्फोरस को 8 भी दे सकते हैं, किसी एक में 10 भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका रखने की जगह है, पर कार्बन को तो 10 नहीं दे सकते ना, उसका जगह ही नहीं रखने की। तो देयर मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड मस्ट बी सेम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स शुड बी सेम, टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज शुड बी सेम। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो सब फॉर्मल चार्जेस का सम 0 आना चाहिए। ये हो सकता है कि किसी में फॉर्मल चार्ज जैसे टोटल चार्ज +1 है, तो एक हो सकता है कि एक ही एटम पे +1 चार्ज है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पे प्लस है और एक पे माइनस है, फिर मिलकर प्लस बना, तो वो चीज। तो ये वाली बातें। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, कंपैरिजन। ये तो हो गया बनाते समय कि वो क्या क्या फॉलो करना है। अब है कि कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को, क्या करेंगे? तो उसके लिए पहली बात कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल है, अनलेस एंड अनटिल हम एरोमेटिसिटी और की बातों में चले गए, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर देने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक डबल बॉन्ड सिंगल बन जाए, बिकॉज मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कैरेक्टर मिल जा रहा है। पर वो एक बहुत स्पेशल सिनेरियो है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होके एरोमेटिसिटी मिल रही है, चार्जेस आके भी एरोमेटिसिटी मिल रही है, देन वी विल टेक दैट। बट अदरवाइज इफ इट इज नॉट एरोमेटिसिटी, देन केवल अगर ओनली नॉर्मल रेजोनेंस की बात हो रही है तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। पहली बात, जब बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो फॉर्मल चार्जेस अपने आप ही कम आते हैं, मतलब वो एक ही बात हो जाती है, पर लेसर फॉर्मल चार्जेस विल गिव मोर स्टेबिलिटी। इन दोनों बात को देखने के बाद मान लो कि आपके पास प्लस और माइनस रखना ही पड़ रहा है, या एक माइनस चार्ज रखना ही पड़ रहा है, भाई ओवरऑल स्पीसीज माइनस चार्ज है और एक तो रखना ही पड़ेगा, तो माइनस चार्ज शुड इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मान लो आपके पास केवल चॉइस यही रह गई कि सी पे प्लस रखूं या ओ पे प्लस रखूं, बॉन्ड और को बात करके, बॉन्ड और चेक करके, अगर मान लो कहीं पे बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं तो हो सकता है कि ओ पे प्लस भी चल जाए, पर बाकी सब चीजें ऑर्डर में आते हुए ये आ गया कि नहीं भाई सब कुछ पहली वाली बातें चेक कर ली, बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, ये सब, लेकिन केवल इतना रह गया कि एक पे प्लस एक पे माइनस रखना ही पड़ेगा, तब सी पे प्लस एन पे माइनस बेटर देन एन पे प्लस सी पे माइनस। तो फिर ऑक्टेट जैसे जो सेकेंडरी का एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा देन ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। कहीं ना कहीं ये वाली बात फिर नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेट हो जाएगी। तो ये कुछ बातों से हम स्टेबिलिटी देखते हैं। फिर एक जो होती है लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर, अच्छा ये तो रेजोनेंस की बात हो गई। अब है कि ऑर्गेनिक में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, या इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक क्या, एक जो होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या सिचुएशन है?
मतलब जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा तो उसमें रेजोनेंस होती है। मतलब आप अभी भी हम जो इनऑर्गेनिक में ही पढ़ रहे थे तो केसेस कॉन्जुगेशन के ही थे, पर वहां हमने इनऑर्गेनिक में एक कॉन्जुगेशन वर्ड हम इतना यूज नहीं करते। कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिचुएशन ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, जितना लंबा भी जा सकता है। दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल, डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, पर ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड। तो एक तो कॉन्जुगेशन की सिचुएशन, जैसे मान लो अब बात हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन। हम ऑर्गेनिक में जब रेजोनेंस देखें तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन ही देखेंगे। मतलब वहां पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, तो कॉन्जुगेशन विल गिव अ फेयर आइडिया अबाउट दैट। तो कॉन्जुगेशन की पहली सिचुएशन क्या हुई? जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, मतलब ऐसी सिचुएशन, तो इसमें कितना पोर्शन कॉन्जुगेटेड है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पर यहां दो सिंगल कंटिन्यूस आ गए, तो अब ये पोर्शन कॉन्जुगेशन में नहीं रहा। तो इतना पोर्शन कॉन्जुगेटेड है। अब कॉन्जुगेशन का फायदा क्या, क्या मैं होगा क्या? जैसे मान लो पहले मैं केवल एक इसकी बात करता हूं, ज्यादा बड़ा चेन नहीं लेता हूं, इतना लेता हूं, तो इसमें क्या होगा? आप एक बार समझो, यहां पे सभी sp2 है ना, ऑल आर sp2। तो होगा क्या? जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो ये माइनस बना, तो यहां प्लस बना, ये इधर आ जाए तो ये माइनस ये प्लस हो गया, तो ये ऐसा दिखा सकते हैं इसे, ये प्लस हो जाएगा और ये चीज माइनस हो जाएगी। भाई ये इधर गया तो माइनस, तो यहां प्लस आ गया है ना, फिर यहां माइनस, माइनस प्लस ने आपने क्या, भाई यहां पे खाली हो गया और इधर एक लोन पेयर आ गया माइनस आने से, तो उन्होंने आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड। तो यहां प्लस हो गया, तो ये चीज, तो इस स्ट्रक्चर का ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? ये वाला, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है, ज्यादा बॉन्ड्स हैं, यहां तो फॉर्मल चार्जेस है। अगर सब कुछ बराबर हो तो ये भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर यहां माइनस हो जाए, और अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो इनमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं, बाद में करेंगे। पर ये भी एक, जैसे 1 2 और 3, तो डेफिनेटली 1 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 3। तो एक तो ये चीज, यहां पे डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है। डबल सिंगल ट्रिपल अगर होगा तो यूजुअली द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विल टेक टुवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp हाइब्रिडाइज की, वो ज्यादा, जैसे मान लो ऐसा हो, ऐसा हो, तो क्या होगा? वैसे तो ये इधर इधर भी होता है, लेकिन ज्यादा इसमें ये और ये ज्यादा प्रेफर, क्योंकि दिस sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन sp2। तो ये मूवमेंट, मतलब ये जो बनेगा ज्यादा स्टेबल बनेगा कंपेयर टू अदर वे जो मूवमेंट हुआ। ये चीज आ गई। अच्छा एक चीज आओ, सी प्लस जब बनता है, ऐसी स्पीसीज जब बनती है, तो हमने एक बात पढ़ी है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन पे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो देखो यहां इस वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बन प्लस बन रहा है वो ऑक्टेट भी अपना लूज कर रहा है। सी माइनस में ऑक्टेट हो जाएगा क्योंकि वहां तो ऑक्टेट लूज हो रहा है, क्योंकि जब डबल ये पूरे बॉन्ड थे तो क्या था, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्ज भी कम है, कहीं ना कहीं मिला जुला के वो सभी एक दूसरे को कह देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बॉन्ड काउंट करो, बॉन्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, अनलेस एंटिल वी आर डीलिंग विद एरोमेटिसिटी। तो सिचुएशन समझ में आएगी आगे जब करेंगे। तो ये हो गया, एक तो कॉन्जुगेशन ये हो गया, ये वाला हो या ये वाला हो, मल्टीपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड। जैसे ये जो बेंजीन रिंग है ये भी एक कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाला डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भी कॉन्जुगेशन है। तो ये रेजोनेंस तो है, पर इसमें कुछ स्पेशलिटी भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पहली बात तो यहां से स्टार्ट हुआ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिकली कॉन्जुगेट। और दूसरी बात, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेशन में, वो 6 है, हर जगह से 2 आ रहे हैं, है ना। तो एक रूल होता है 4n + 2 इक्वेट करते हैं, तो n की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 आए, 0 आए, 2 आए, तो साइक्लिकली कॉन्जुगेट हो, ऑलमोस्ट प्लेनर हो। अच्छा, प्लेनरिटी भी जरूरी है। जैसे हम जब मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने क्या, आप क्या मूव, जैसे एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये इधर मूव किया, तो जैसे सोचो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक पासिंग द बॉल का गेम है, कि जैसे अगर नॉर्मली 5 लोग खेल रहे हैं तो या तो सब खड़े होके खेलेंगे, पर ऐसा नहीं होता ना कि एक आदमी बैठ गया और एक आदमी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसको ऐसे पकड़ाना पड़ेगा फिर ये। तो इसीलिए जो पाई बॉन्ड्स हैं दे शुड बी इन ऑलमोस्ट वन प्लेन, तो मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होगा। आगे हम सिचुएशंस पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ समटाइम्स रिपल्शन या कुछ लॉस ऑफ प्लेनिटी हो जाता है। मान लो पहले सपोज 2 रिंग ऐसे थी, सब पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में थे, पर बिकॉज ऑफ सम रीजन मान लो ये ऐसा हो गया, तो इनकी रेजोनेंस भी इनहिबिट हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि अब उनके एक का पाई बॉन्ड ऐसा है तो दूसरे का पाई बॉन्ड ऐसा है, तो मूवमेंट एक प्लेन में इतना स्विफ्टली नहीं है ही नहीं, एक प्लेन में स्विफ्टली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो जिनमें अगर रेजोनेंस है, जिन पाई मल्टीपल बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं रेजोनेंस में, दे शुड बी इन वन सेम प्लेन और नियरली सेम प्लेन। हल्का सा फर्क है तो भी चलेगा, पर वही वाली बात है, भाई एक 6 फुट का एक 5 फुट का चलेगा, अब एक मतलब बिल्कुल बैठ गया 1 फुट की दूरी और एक लंबा है, तो बोला भाई खड़े हो तुम तभी तो खेल पाएंगे, वरना कैसे खेल पाएंगे। तो वो छोटा मोटा प्लेन का जो लॉस है वो चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। और सबसे बेस्ट है कि जितना एक ही प्लेन में उतना अच्छा, उतना स्विफ्टली होगा वो चीज। तो ये हो गई बात। जब पहला कॉन्जुगेशन का तो क्या हो गया, और ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड। फिर सेकंड है ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड ही है, पर ये जरूरी नहीं कि वो कार्बन एटम्स के ही हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये ऐसा हो जाए, ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, पर इसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप इसके वो बनाओगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, उसमें मूवमेंट किस तरफ होगा, ओ की तरफ, क्योंकि ओ इज सिग्निफिकेंटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मतलब अगर आप ये मूव कर रहे हो तो इट इज, मतलब बनाने में तो बना सकते हो, बट इट विल कंट्रीब्यूट वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दी अदर। तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ही नहीं होगा। कौन सा होगा, ये प्लस। अच्छा, अब इनकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या मिलती हैं इस बात को सही करने के लिए। जब हम
अगेन एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ मेजर की, क्यों हमें, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का तो ऐसे वो भी नहीं मिलता कि आप सेपरेट कर सको, तो हमने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसा हो गया होगा। जब हम एक्सपेरिमेंटली जो तरीके हमारे पास अवेलेबल है बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं, तो वी फाउंड कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, ऐसे इसमें तो क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होनी चाहिए, सिंगल और डबल के बराबर होनी चाहिए। तो देखा गया कि जब मेजर करते हैं तो ये वाला बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से पहली बात तो सिंगल बॉन्ड जैसा एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं मिला, सीओ बॉन्ड भी जो है उसमें डबल बॉन्ड जितना छोटा नहीं मिला, उसमें उससे लॉन्गर लेंथ मिली, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया। इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो जो बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट्स हो गए एक्सपेरिमेंटली, वो ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, और उसको हम इन तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ऊपर वाला, क्योंकि इसमें बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही ज्यादा है। फॉर्मल चार्ज भी इसमें नहीं है, पर वो बॉन्ड्स अपने आप उस बात की टेक केयर कर ही रहा है। तो ये चीज, तो ये भी आपका कॉन्जुगेशन ही है, ये भी आपका कॉन्जुगेशन ही है। मल्टीपल बॉन्ड जो ही नहीं कि वो कार्बन कार्बन का ही हो, वो कार्बन कोई दूसरे एटम के संग मल्टीपल हो सकता है। फिर अच्छा एक ये बताओ, मान लो एक स्ट्रक्चर ये दिया है और कोई दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब इसको होमोलिटिकली तोड़ दे, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक यहां रह गया, और यहां पे भी एक रह गया, एक इधर आ गया, तो इनमें आपस में डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे दोनों पे एक एक, ये पॉसिबल है क्या, ये दोनों आपस में रेजोनेंट स्ट्रक्चर है? क्यों? देखो यहां पे सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यहां पे ये दोनों दो अनपेयर्ड हो गए। यू कांट चेंज द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड तो एक अनपेयर्ड होना पड़ेगा, सब पेयर्ड तो सब पेयर्ड होने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं है। हाँ, कौन सा? मिथाइन, मिथाइन, मिथाइन कौन सा? मिथाइन क्या बनाया है? मिथाइन का, इथाइन तो एक कॉन्जुगेटेड इसलिए नहीं हुआ ना, इसमें तो एक ही मल्टीपल बॉन्ड हुआ ना, तो ये तो मल्टीपल बॉन्ड है, पर कम से कम मल्टीपल, सिंगल मल्टीपल तो होना पड़ेगा। ये तो एच आ गया ना, मान लो ऐसा बना भी दो तो भी क्या हुआ, मल्टीपल सिंगल, बात खत्म। मल्टीपल सिंगल, कम से कम मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, इतना तो मिनिमल होना ही पड़ेगा ना, ए बी और सी और डी, इतना तो मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इथाइन में कॉन्जुगेशन नहीं है, समझे बात? ऑल्टरनेट सिंगल मल्टीपल, तो अकेला एक सिंगल मल्टीपल इज नॉट, दो तो मल्टीपल होने ही पड़ेंगे। अगर केवल मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है तो फिर एक चीज है कि अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जैसे डबल सिंगल डबल, और उसके पास में एक कार्बन हो जो कि कार्बोकैटायन हो सकता है, जो कि कार्बेनियन हो सकता है, और जो कि कार्बन फ्री एल्काइल फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ये तो ये सब सिस्टम, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बेनियन है, ये फ्री रेडिकल है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन डबल
सिंगल, डबल, सिंगल और C प्लस, ये जो पूरा ये है, ये कॉन्जुगेशन में होगा। कैसे? ऐसे ये वाला भी कॉन्जुगेशन में होगा, और यहां पे कैसे? ये कार्बन प्लस है, sp2 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 की कमी है। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ गया, इस तरफ, तो उस पर माइनस हो जाएगा, और वो माइनस और प्लस आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो यहां C प्लस आ जाएगा। फिर ये इधर चला गया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, इधर C प्लस आ गया। मतलब एक स्ट्रक्चर इसमें एक ये हो गया, फिर ये इधर गया, ये हो गया इस तरीके से, प्लस यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। ऐसे फायदा क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स होने का मौका मिल रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। तो ये चीज, तो ये, तो यानी यहां पे एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के संग में एक कार्बोकेटायन जुड़ा हो या कार्बन, अच्छा कार्बन में क्या हो जाएगा? इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां मूवमेंट ऐसा होगा, ये इधर गया, तो यहां क्या हो गया? डबल बॉन्ड, इधर माइनस, फिर ये इधर गया, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस, तो यहां माइनस, फिर यहां माइनस, फिर यहां माइनस। अच्छा, इसमें ये वाला जो कार्बन, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड बेटर बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। तो जैसे ही इस माइनस, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को पता चलेगा कि मुझे कॉन्जुगेशन में जाने का मौका मिल रहा है, तो वो अपने आप को हाइब्रिडाइज से अनहाइब्रिडाइज। यूजुअली तो कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कि भाई कुछ नहीं है तो कम से कम लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहे, कम एनर्जी वाले में, लेकिन यहाँ पे उसे कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो वो ज्यादा फायदे की बात है इसके लिए। तो वो अपना हाइब्रिडाइज छोड़ के इसको sp2 कर देगा, खुद प्योर p में आ जाएगा। तो ये यहां पे क्या होगा? इधर मूवमेंट कैसा होगा? यहां ये अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इस कार्बन पे एक ही चाहिए, तभी बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चीज होमोलिटिकली टूटी, तो क्या बनेगी? ये हो गया। देखो ये अलाउड है, क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक अनपेयर था, यहां पे भी अनपेयर्ड एक ही है, एटम बदल गया, दूसरे एटम पे आ गया, लेकिन नंबर अनपेयर्ड एक ही है, और फिर ये होमोलिटिकली टूटा। ये हो जाएगा, समझे? तो आपका क्या हो गया? ऑल्टरनेट सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल, या डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है। फिर इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ये वाली सिचुएशन, और फिर ये कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में C प्लस जुड़ा हो, तो भी कॉन्जुगेट डायरेक्ट, मतलब इतना कॉन्जुगेटेड था, फिर उसका तो पूरा ही इतना कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। C प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो ये तो आपका, अच्छा एक मान लो ऐसा सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उस पे एक एटम विद लोन पेयर है, एटलीस्ट एक लोन पेयर, तो क्या होगा? क्या ये कॉन्जुगेशन में हो सकता है? डबल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और संग में सिंगल के बाद एटम विद लोन पेयर, एटलीस्ट एक लोन पेयर, तो क्या होगा?
मान लो ये इधर गया तो माइनस आया, और ये इधर आया तो प्लस आ गया। तो ये चीज है ना, आपके पास ऐसा भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी ये, फिर ए ओ लोन पे मान लो ऐसा हो जाए, क्या होगा, ये इधर गया, ये इधर लोन पे इधर आया, तो डबल बॉन्ड यहां बन गया प्लस, यहां माइनस, फिर ये इधर गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस, पहले ये बन गया माइनस ऐसा, फिर ये इधर आया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस, ऐसा चीज, ये चीज, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, समझ में, कॉन्जुगेशन विद एन एटम हैविंग अ लोन पेयर। सोचो तो ये ऐसे ही तो हो गया, सी माइनस कैसा केस हो गया, सी माइनस उसी कैटेगरी का हो गया, है ना, सी माइनस मतलब क्या हुआ, लोन पेयर हो गया सी पे, एन होता तो चार्ज नहीं होता, पर एन पे लोन पेयर होता, सी माइनस कैन बी मैनी टाइम्स रिप्लेस बाई एन एटम, 3 बॉन्ड विद अ लोन पेयर, बट इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, पर सी पे अगर 3 एटम 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर तो फॉर्मल चार्ज माइनस आ जाएगा। सिमिलरली सी प्लस कैन बी रिप्लेस बाई बोरॉन एटम विथ 3 बॉन्ड्स, सी प्लस में क्या होता है, 3 बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल, पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया, पर बोरॉन के 3 बॉन्ड बने हो तो भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है, पर फॉर्मल चार्ज उस पर 0 ही रहता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सिचुएशन, कार्बोकेटायन कैन बी रिप्लेस्ड बाई बोरॉन विथ 3 बॉन्ड, और कार्बेनियन कैन बी रिप्लेस्ड बाई नाइट्रोजन विदाउट चार्ज बट एक पेयर। हाउ पे ज्यादा स्टेबल इसमें पहले वाला है, लेकिन स्ट्रक्चर क्योंकि वही वाली बात है कि ये लेस कंट्रीब्यूट करेगा, पर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, और फिर वो वाली बात है कि बीच में जो प्लस चार्ज आया है, पर फिर भी जो लोन पेयर्स दो जो ऑक्सीजन पे एक जगह पे कंसंट्रेट हो गए थे, उनको मौका मिल रहा है फैलने का, तो और प्लस यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो ये सब देखिए बनेगा, और ज्यादा स्टेबल पहले वाला है, पर ये भी काउंट होगा। तो ये आपके, अच्छा अब इसमें तो रेजोनेंस एनर्जी हो गई, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। अब एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर, और इसको करना प्लस एम भी बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, एम रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और नेगेटिव The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons। ये तुम देख ही रहे, जैसे pi bond और lone pair के बीच में, दो pi bond के बीच में, यहां pi bond और lone pair के बीच में, यहां pi bond और empty orbital के बीच में,
ये पाई बॉन्ड है पर यहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा कि किसी ग्रुप का पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन सिस्टम को दे रहा हो। मतलब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को किसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हो, उस पर नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मिल रहा हो किसी ग्रुप का थ्रू रेजोनेंस, तो बोलेंगे आपका प्लस आर इफेक्ट रिलीजिंग। यहां पे ऑल्दो दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर बट यहां पे एक तरह से कंप्लीट मूवमेंट बताते हैं। जैसे इंडक्टिव में क्या था, पुशिंग पुलिंग, यहां कंप्लीट मूवमेंट शो करते हैं। और कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एग्जांपल, तो उसको उस ग्रुप को बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, वही विड्रॉल वाली बात। जैसे ये देखो, ये चीज देखो, इस सिस्टम में अगर कॉन्जुगेशन को मार्क करना हो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और एटम विद लोन पेयर। तो अगर इसमें अगर मैं यहां से कॉन्जुगेशन को मतलब मार्क करना शुरू करूं तो खत्म कहां पे होगा, है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर। अब यह तो एक स्ट्रक्चर पर, अब इस OH ग्रुप का अफेक्ट इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे कैसा होगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है और चार्ज भी इस पे जीरो है। नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो लोन पेयर को मूव नहीं करने देगा। लेकिन न्यूट्रल या अगर नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर को दूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो अब यहां पे अगर मान लो ये चीज इधर मूव करे तो ये लोन पेयर इधर मूव करेगा। तो इसको शो करते हैं ऐसे, एक स्ट्रक्चर पहले बनाया अगर इसका, ये माइनस हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्योंकि ये लोन पे इस पे मूव कर गया, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। फिर एटम, दो एटम के बीच में आ गया तो एक तो अपने पास ही रहा अभी भी, पर एक सी के पास है तो प्लस चार्ज आ गया। टोटल चार्ज अभी भी वही है जो था, लेकिन ये ऐसा आ गया। फिर मान लो ये इधर मूव किया तो डबल बॉन्ड यहां माइनस, फिर ये इधर मूव किया बनाओ, दो बनाओ स्ट्रक्चर, जितना जल्दी इसको आसानी से बना सकोगे, मतलब आगे भी बहुत सी चीज एक्सप्लेन करने में बहुत बार बनाने पड़ेंगे। और फिर ये इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, OH। ये और ये भी डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है होता, फर्स्ट और लास्ट वाले में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स दोनों ही न्यूट्रल है पर इक्विवेलेंट हो गए, पर है तो अलग, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड इधर था, यहां डबल बॉन्ड इधर है। जो कि अगेन ये बात बताता है कि फिनॉल के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं कि तीन डबल है और एक तीन सिंगल है। इनफैक्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इट हैज बीन फाउंड देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ दिस। तो यहां पे इस OH ग्रुप के इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, प्लस एम या माइनस एम, क्या बोलोगे, प्लस एम या माइनस एम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो अपना इलेक्ट्रॉन दे, अपना लोन पेयर दे रहा है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो माइनस डेवलप हो रहा है, तो इसका इफेक्ट है प्लस एम।
प्लस एम मतलब रिलीजिंग, माइनस एम मतलब विड्रॉइंग, प्लस एम इफेक्ट। बेंजीन रिंग के पास एक चीज और ध्यान को मिलिए, अगर बेंजीन रिंग है और उसके पास कोई ऐसा सिंगल एटम ग्रुप या वाईजेड ग्रुप भी हो सकता है, इस पे लोन पेयर है, बस एटलीस्ट एक लोन पे होना चाहिए, और इस पे फॉर्मल चार्ज वाई पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो ये वाला चीज हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, दिस ग्रुप विल ऑलवेज बी प्लस एम। जैसे फिनॉल, मान लो ये आपका है OH, हमने पढ़ा है फिनॉल, एनिलीन, फिर वही, ये भी प्लस एम, बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे स्ट्रक्चर, ये इधर जाएगा, इसका लोन पेयर यहां आएगा, ठीक है, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके जैसा भी बनाए थे। फिर ऐसा हो जाए OR, ये भी प्लस है, OR, एन यहां पे HR हो सकता है, 2R हो सकते हैं, ऐसा, ये भी वही चीज है। ऐसा होगा तो क्या होगा, इस ग्रुप का क्या होगा, प्लस एम या माइनस है, अभी भी प्लस एम है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है और फॉर्मल चार्ज 0 है। फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फॉर्मल चार्ज 0 है और लोन पेयर है, माइनस हो तो भी इश्यू नहीं है। तो ये भी प्लस एम है, पर इसका प्लस एम इसके प्लस एम से कम हो जाएगा। रीजन इज कि ये इसको तो देगा ही, पर आप इस बात को ऑब्जर्व करो जरा सा, क्या ये कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर, इसका रेजोनेंस कैसे होगा, किस तरफ मूव करेंगे, ओ की तरफ, और ये लोन पेयर इस तरफ, यानी ये जो लोन पेयर है एन पे, वो बेंजीन में भी जा रहा है पर CO भी उसको खींच रहा है। इस चीज को क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एक ही तरफ जा रहा है तो लीनियर कॉन्जुगेशन, स्ट्रेट कॉन्जुगेशन, इधर जा रहा है इधर भी आ सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। आगे चल के इस बात का, ये वाला सिचुएशन का काफी यूज है, क्योंकि एनिलीन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, मतलब प्लस एम के कारण ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है बेंजीन रिंग। तो हमें कुछ केसेस में ये जरूरत पड़ती है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की, उसे कम किया जाए तो फायदा होगा। तो ये जो COCH3 इस पर जोड़ दिया जाए H हटा के, तो ये अभी भी प्लस एम ही रहता है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग प्लस एम एज इट वॉज विथ NH2। सेम इज द केस, जैसे मान लो ये हो OCOR, मान लो ये, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये वाले ग्रुप का क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम, क्योंकि फेस पे लोन पेयर है और फॉर्मल चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज 0 है, ये भी प्लस एम, लेकिन इसका प्लस एम OH या OR से कम हो जाएगा। क्यों, ये इधर तो जाएगा लेकिन ये CO भी तो इसको खींचेगा, तो उसके देने की जो एबिलिटी है वो हल्की कम हो जाएगी बेंजीन को, क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ रहे बात।
अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर ऐसी सिचुएशन हो वाई मल्टीपल बॉन्ड जेड, ये हो या ट्रिपल बॉन्ड जेड हो, वेयर वाई डज नॉट हैव any lone pair and Z is more electronegative than Y. ऐसा सिचुएशन हो, Z more electronegative than Y and Y does not have any lone pair. ठीक है, जैसे तो इस ग्रुप का अफेक्ट मैं पहले इन जनरल इससे बनाता हूं, फिर कौन कौन से ऐसा इन्फ्लुएंस रख सकते हैं वो देखेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, डबल बॉन्ड ले रहा हूं मैं, ट्रिपल में भी कोई दिक्कत नहीं, साइनाइड में ट्रिपल ही होता है सीएन में, इस पे लेकिन आपके पास वाई के पास कोई लोन पेयर नहीं है, फॉर्मल चार्ज जीरो भी हो सकता है और फॉर्मल चार्ज लोन पेयर पे नहीं होता, पॉजिटिव भी कभी हो सकता है, पर जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ट्रिपल होता तो भी कॉन्जुगेशन था, तो ये कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक कॉन्जुगेशन, पहली बात तो। अब ये खींचेगा किधर, क्योंकि जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर आया, ये इधर आया, तो अगला क्या हो जाएगा, जेड माइनस, यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस, फिर ये इधर आया, बनाओ ये स्ट्रक्चर में, जब जितना आप बनाओगे उतना कंफर्टेबल रहोगे। और फिर ये इधर आया और ये इधर आया, तो पांच स्ट्रक्चर, इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है कॉन्जुगेट, तो ये माइनस एम इफेक्ट, दिस ग्रुप हैज माइनस एम इफेक्ट। अब जैसे अच्छा, इस देखो माइनस एम इफेक्ट से क्या हो रहा है, मतलब अभी तो चलो वो जब यही जब आप बेंजीन में कोई ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन को कैसे अफेक्ट करे, जो रिएक्शन वो देखेंगे, इन्हीं चीजों से बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। तो वहां पे माइनस डेवलप हो रहा था, प्लस एम वाला क्या कर रहा था, प्लस एम वाला हमने जब ये देखा, ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे क्या डेवलप कर रहा था, माइनस चार्ज, यहां पे माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, देखो ये माइनस था, यहां माइनस आया, यहां माइनस आया प्लस एम वाले में, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इट इज डेवलपिंग ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज। अच्छा, अब जैसे आपके पास, अच्छा ये बताओ, अगर यहां पे हेलोजन हो, इसका प्लस एम इफेक्ट होगा या माइनस है, क्यों माइनस, हेलोजन का माइनस आई होता है, पर इस पे तो लोन पेयर है ना और फॉर्मल चार्ज भी नहीं है, तो ये तो उसी कैटेगरी का आ गया, इसी कैटेगरी का आ गया। हाँ वो वाला बात, एक हल्का सा फर्क है, हेलोजन जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय आई इफेक्ट, यूजुअली एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट, बट हेलोजन इज अ केस जिनका जो आई इफेक्ट होता है वो
आर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो आर इफेक्ट के कारण तो ये प्लस एम ही है, लेकिन ये वाया आई इफेक्ट विड्रॉइंग है। मतलब ये ओवरऑल अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेट सिस्टम, बट थ्रू आई इफेक्ट दे पुल आउट इवन मोर। तो ये एक ऐसा कि हैलोजन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सिनेरियो जहां पे जिनका आई इफेक्ट उनके आर इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। इंप्लीकेशन बात है, अभी पता चलता है कि अभी तो हम एम इफेक्ट की बात करें तो एम इफेक्ट हैलोजन का भी प्लस एम ही है। अच्छा, यहां पे अगर O माइनस हो तो क्या होगा? इसका इफेक्ट प्लस है, इवन मोर देन OH। OH में तो 2 लोन पेयर थे, इसमें तो 3 लोन पेयर। इसका प्लस एम इज इवन स्ट्रॉन्गर देन OH। अच्छा, NH2 और OH में प्लस एम किसका ज्यादा होगा? NH2 भी प्लस एम दे रहा है, ये जो इसमें किसका प्लस? NH2। वहां 2 लोन पेयर है, NH2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके लिए रिलीज करना आसान होगा। तो NH2 हैज हायर प्लस एम देन OH, बट O माइनस जो है इट इज हायर देन इवन NH2, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, 3 लोन पेयर हो गए, अनस्टेबल हो, चार्ज आ गया, तो वो तो बहुत जल्दी देना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो O माइनस ग्रेटर देन NH2 ग्रेटर देन OH। अच्छा, अब इस तरीके का ये तो हो गया प्लस एम वाला। अब यहां देखो, साइनाइड क्या होगा? साइनाइड किस कैटेगरी में आएगा? एन ज्यादा है सी से, माइनस है। मैं माइनस एम का ही लिख रहा से, ये कीटोन हो गया, इसका माइनस है, सेम रीजन, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड OH भी माइनस है, इसका ही माइनस है, OR एस्टर माइनस है, CONH2 अगेन माइनस है, वही C मल्टीपल बॉन्ड O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। SO3H क्या होगा? ये वाला सल्फर जो है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव O से कम है और सल्फर पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ये भी माइनस है। COX, COCl, COBr ये भी माइनस है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप माइनस है। अच्छा, ये बताओ क्या होगा? NO नाइट्रोसो ग्रुप। एक्चुअली ये माइनस आई होगा, क्योंकि इस पे फॉर्मल ये पोलैरिटी कैसी होगी? पोलैरिटी कोई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलैरिटी N पे प्लस होगी, तो ये माइनस आई होगी, विड्रॉ करेगा। लेकिन इस पे लोन पेयर है N पे एक, और फॉर्मल चार्ज इस पे 0 है, पोलैरिटी पर फॉर्मल चार्ज इस पे 0 है, तो ये अगेन एक ऐसा केस है माइनस आई। ऐसा होगा तो क्या होगा ऊपर अगर है? बताओ। प्लस है, तो मतलब रटने की जरूरत नहीं है, प्लस है, मतलब ये लॉजिकल है चीजें। ये हो गया, हेलोजन हो गया, NO हो गया,
मान लो ऐसा हो जाए, एक मिनट, OH2 प्लस, ये जैसे ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, नहीं, 6 -2 -3, मतलब -2 -3 तो +1, यानी लोन पेयर है पर फॉर्मल चार्ज, तो ये लोन पेयर डोनेट होने लायक नहीं रहेगा, तो ये वाला +m नहीं शो करे, इट विल नॉट शो, और ये +m -m कुछ भी नहीं है, ये केवल बिकॉज दिस प्लस चार्ज इट विल शो वेरी स्ट्रॉन्ग -i इफेक्ट। तो ये लोन पेयर नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मल चार्ज प्लस होने का ये काफी स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएगा, इस पे मूव नहीं कर पाएगा, समझेगा। तो ये आपका -m +m के जो तरीके, NO2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया, NO2 किस कैटेगरी में आएगा, ऐसा होता है, NO2 में पहली बात तो भी है कि इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, फॉर्मल चार्ज प्लस है तो वेरी स्ट्रॉन्ग -i और -m भी है, डबल सिंगल -m होगा ना, इस पे प्लस चार्ज है, लोन पेयर इस पे है नहीं, प्लस चार्ज भी है, तो एक तो -i तो हो गया, संग में वही NO, तो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N, मूवमेंट ऐसा होगा ना इस तरह टूवर्ड्स NO, तो ये -m एज वेल एज -i। इनफैक्ट ये सभी जो थे ये वाले COOH, CN, COR, COR, ये सब -i भी है, ऑल दीज आर -i एज वेल, क्योंकि इन सब पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये सब -i भी है, ये वाले, ये केस था इसमें -i और +m, NO वाला नाइट्रोसो ग्रुप। तो ये आपका दिया +r इफेक्ट, हेलोजन, OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो दिए -r COOH, CHO, कीटोन, CN, NO2, the presence of alternate single and double bond in an open chain or cyclic system is termed as a conjugated system, बुक में भी लिखा है, these systems often show abnormal behavior, the examples are 1,3-butadiene, उन्होंने बहुत थोड़े से में दिया है, हमने तो ये वाला एनिलीन, एनिलीन क्यों कॉन्जुगेटेड है, किस कारण से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटम विथ लोन पेयर, नाइट्रोबेंजीन उस कैटेगरी में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और लास्ट में वो NO के बीच में, पर इतना चीज कॉन्जुगेशन में है ना। तो ये इन सच सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, ये जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी, सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी। तो ये चीजें हो गई, प्रॉब्लम चलो अगले क्लास में करेंगे रेजोनेंस पे। असल में प्लीज कि हमको अगर एक सिस्टम दिया है, जैसे आपके पास कार्बोनेट, जैसे हम लोग कार्बोनेट हमने एक पढ़ा था, उसके अंदर एक इनऑर्गेनिक का देख लो, उसमें भी जो कार्बोनेट हमने एक पढ़ा था या नाइट्रेट, ऐसा चीज भी है। तो ये भी क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कैसा कॉन्जुगेशन है, इनके बीच में डबल सिंगल विद एटम विद लोन पेयर, इवन इनके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो इसीलिए एक बार क्या होगा, यहां O- ये आ जाएगा, और एक बार
CO O माइनस, ऐसा हो जाएगा इस तरह से। मतलब इसमें ये चीज कॉन्जुगेशन में है, ये चीज कॉन्जुगेशन में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे नाइट्रेट, ये चीज, इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में और ये वाला भी कॉन्जुगेशन में, ये चीज, ठीक है ना। ऐसे तो रेजोनेंस इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बेसिकली, ठीक है।